हेलो एवरीवन, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि आपके जीके जीएस वाले पार्ट को जो है कवर करेगा। और यहाँ पर ये जो है ऑल सब्जेक्ट, याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट के लिए ये जो जीके जीएस का पार्ट है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से और भी पार्ट जो कि आपको टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। और अगर आप पार्टी के लिए हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोला है यहाँ पर आपके, व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आइस केप्स पिघल रही हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का जो है स्तर, जल स्तर वो बढ़ रहा है। तो कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है वो अर्थ में आपके वाटर वेपर है। वाटर वेपर सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस में, दैट इज H2O। ठीक है। उसके बाद आपके अगर हम बात करें, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जो है आपके सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस है। HFC जो है ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपके जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंस में ग्रीन हाउस गैस पाई जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर वेपर है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपका जो है रिन्यूएबल होता है, रिन्यू जिसको किया जा सकता है। ठीक है, जिसको फिर से जो है आपके वापस लाया जा सकता है जिस एनर्जी को। पर जो एक होता है नॉन रिन्यूएबल, वो फिर से नहीं आ सकता, आपके खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसको रिन्यू नहीं कर पाओगे। तो नॉन रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो एक टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद हमें जो है देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कोल हो गया, ठीक है, आपका पेट्रोल हो गया। ठीक है। ठीक है, पेट्रोल, कोल। और अगर हम बात करें जो है आपके नेचुरल गैस है ना, ये सारे क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं कि ये फॉसिल से बने हुए हैं, काफी लंबा समय लगता है इसको बनने में। जैसे पहले जो है पेड़ आपके बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पेड़ दब गए होंगे, फिर उस पर काफी ज्यादा आपके सॉइल यानी मिट्टी का लेयर पड़ा होगा, फिर धीरे धीरे दबते दबते काफी समय लगा उसको, एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला है, फिर तब जाकर के वो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, फॉसिल्स से हम हमें पता है बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट हुई, यानी फिर से आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगता है उसको बनने में। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल को। जबकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, जैसे विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी क्या है आपकी, रिन्यूएबल है। आपकी अगर हम बात करें सोलर एनर्जी जो है आपके रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से पैदा कर सकते हैं जिस एनर्जी को। तो यहाँ पर पूछा है कि रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन सी है, तो याद रखिएगा सोलर पावर जो है आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन। तो जो है ओजोन, यानी ओजोन का फॉर्मूला याद रखिएगा, O3 हमारा होता है। ये किस लेयर में आपके होता है, तो याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट जो है रेज से बचाता है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज किरणें, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। कौन सा अल्ट्रा वायलेट रेज से, यूवी जो है आपका बी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस जो बी वाला होता है वो काफी ज्यादा आपके हानिकारक होता है, उससे हमें ये बचाता है आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके ट्रोपोस्फेयर आता है, जहाँ पर आपके बारिश है ना, आपके बारिश और जो बिजली है वो सारी आपके ट्रोपोस्फेयर में सब देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आपका एक्सोस्फेयर होता है, जहाँ पर आपके स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो पहला आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। और O3 यानी आपकी अगर हम बात करें, ये भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये ग्रीन
हाउस गैस है, बट कहाँ पर प्रेजेंट है आपके, काफी ऊपर प्रेजेंट है, यानी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। इसी वजह से जो है आपके इन्वायरमेंट में तो नहीं पाया जाता, पर अगर ये नीचे आ जाए तो फिर ये भी ट्रैप करने लगता है आपके हीट को। ये चीज याद रखिएगा। तो ओजोन लेयर कहाँ पर आपके पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थ का टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसको इसको टर्म किस आपको क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ये ग्लोबल वार्मिंग इसको हम कहते हैं, जिसमें कि अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, CO2 की वजह से हो रहा है। ये जो है काफी ज्यादा अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रहा है, और जिसकी वजह से आपके आइस केप्स, ठीक है, आइस केप जो है पिघल रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सी का यानी जो आपके समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ दिन में जो है आपके देखने के लिए मिलेगा कि जो कोस्टल रीजन है कंट्री का, वो आपके क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें आपके डूब जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन क्या होता है इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट करता है उसको, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की अगर हम बात करें जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, अभी जस्ट इसके पहले इसको मैंने डिस्क्राइब किया। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आपके रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, कोल पेट्रोल ये सब जो है आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके आते हैं। ठीक है, अब नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, जिसको मिलियंस ऑफ ईयर बनने में लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स जो है हमें बनने में लगता है, इस वजह से इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बी वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है यहाँ पर हम बढ़ेंगे, जिसमें कि आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और अगर हम बात करें सनलाइट और जो है आपके सॉयल, ठीक है, के प्रेजेंस में जो है आपके फूड बनाते हैं क्या, जो आपके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट अपना फूड बनाता है इसके प्रेजेंस में। और याद रखिएगा जो पेड़ होते हैं ना, वो रात को आपके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आपके बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात को आपके सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, और सनलाइट नहीं प्रेजेंट होती है तो उस केस में जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने लगते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने लगते हैं। इसीलिए सॉरी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि पेड़ के नीचे सो मत, है ना, रात को स्पेशली बैठो मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, जबकि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, और जो है ऑक्सीजन को देते हैं। ठीक है, तो जब दिन में पेड़ों के पास रहोगे तो आपको फील होगा कि आपको कितना ठंडा फील होगा, है ना। तो ये जो है मेन कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो कि आपके जो इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना, माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसकी वजह से कुछ जो चीजें होती है जैसे आपके खत्म हो जाती है, जैसे कि पेड़ के पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, है ना, ये क्या होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ समय बाद ये खत्म हो जाते हैं। जैसे आपका जो है कोई भी आप सड़ी गली चीजें जो एनवायरनमेंट में फेंकते हो, वो भी देखते हो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। पर जबकि यहाँ पर आपके प्लास्टिक हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ग्लास आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एल्यूमिनियम भी आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जबकि पेपर जो है वो कुछ समय बाद माइक्रोब्स जो होते हैं उसको खा जाते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके नेचुरली आपके इन्वायरमेंट में जो है एक तरीके से वैनिस्ड हो जाता है, मिलता नहीं है। ठीक है, तो पेपर जो है आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा यहाँ पर लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है जो कि आपकी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेजोन जो फॉरेस्ट है वो आपकी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है जरूरी है, और काफी ज्यादा जो है इसका इसने एरिया भी कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा आपके जो है इम्पोर्टेंट है रेन फॉरेस्ट, दैट इज आपका, याद रखिएगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सा आपकी गैस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जो होती हैं वो आपके
ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ओजोन लेयर कहाँ पर आपके पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। और अगर हम बात करें, अगर क्लोरीन पहुंच जाए अगर ओजोन के पास, तो सबसे ज्यादा 10 लाख जो है ओजोन की जो बेसिकली वो होती है वो खत्म हो जाती है क्लोरीन की वजह से। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से जो है क्लोरीन ओजोन को डिप्लीट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो मीथेन है ये हमारी क्या है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सी गैस प्रेजेंट है आपके 78% के आसपास, वो हमारी नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो साइकिल होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, स्पेशली जो लिग्मस प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके अगर हम बात करें जो राइस होता है ना, ये सब जो होते हैं वो उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन साइकिल भी जरूरी होता है, और 78% में अवेलेबल है आपके नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है आपके, व्हाट इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो आपका कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज के लिए जो ये आपके बेसिकली जो समझौता होता है, उसमें कौन सा आपके समझौता हुआ था, तो ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यहाँ पर बात हुई थी। पर यहाँ पर ये कोई बाइंडिंग नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि आप इनके जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। ऐसा आप नहीं है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको बाउंडेड आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये इन्वायरमेंट एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी जरूर से लिख लीजिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स की, तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट आपके 1970 या फिर 73 के आसपास हुआ था आपके उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जो कि अब नाम से जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा इसमें पार्टिसिपेटिंग थे। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है पेड़ों को पकड़ लेते थे और उसको काटने नहीं देते थे। ठीक है, उसके पहले वो बोलते थे कि आप मुझे मार डालो, पेड़ों को मत काटो। तो ये मूवमेंट आपके चला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा बचाओ जो कि 1980s में शुरू हुआ था। ठीक है, एक लार्जेस्ट डैम बना था आपके प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो है, लार्जेस्ट डैम बना था सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे है। याद रखिएगा कि लार्जेस्ट डैम आपका क्या है, सरदार सरोवर। ठीक है, जो कि किस पे है, नर्मदा रिवर पे, और इसमें प्रोमिनेंट लीडर कौन थी आपकी, मेधा पाटेकर थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। विश्नोई कम्युनिटी काफी ज्यादा है आपके जो है राजस्थान में फेमस है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो ब्लैक बग का जो आपका केस हुआ था वो विश्नोई कम्युनिटी के द्वारा ही जो सलमान खान पे बेसिकली वो किया गया था। ठीक है, आपके केस किया गया था। और ये लोग जो है काफी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, साथ साथ प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और आपके जानवरों को भी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आपके शुरू हुआ है। ठीक है, अर्थ आर कब मनाया जाता है, अर्थ आपके आर जो है आपके 22 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि अर्थ डे जो है कब मनाया जाता है, तो आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 जून को आपके क्या मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपकी जो है डिस्कशन रहा। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट कब हुआ था। ठीक है, मूवमेंट कब हुआ था, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।